हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। देखिए DFCCIL में जो हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, इससे पहले हम लोग रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि 2018 के और 2016 के थे। तो अब यहाँ पे हम लोग 2018 का पेपर लिए हैं जो कि साइंस का है, ठीक है। जो 2018 में साइंस से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको ले रहे हैं, और ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो है। हालांकि अब तो आपका CBT फर्स्ट होना है जिसमें आपके प्योर नॉन टेक्निकल ही पूछा जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप किसी भी डिपार्टमेंट का करिए, नॉन टेक्निकल वो तो सबके लिए ही कॉमन होगा। तो बस आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और लेवल क्या था इनका, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर देर किस बात की, मूव करते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके सामने है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि कुछ लोगों को साइंस सब्जेक्ट हिंदी में अच्छा लगता है और कुछ लोगों को इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बी कीपिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, मधुमक्खी पालन को निम्नलिखित में से किस एक रूप में भी जाना जाता है। तो जो आपके सामने ऑप्शंस हैं, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर या फिर एक्वाकल्चर। तो यहाँ पे जो बी कीपिंग है जिसको मधुमक्खी पालन बोलते हैं, इसको हम लोग एपीकल्चर नाम से जानते हैं, ठीक है, एपीकल्चर। अगर हम बात करें वहीं सेरीकल्चर की, तो ये जो रेशम की खेती होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। और यहाँ पे जो पीसीकल्चर है, जो मत्स्य पालन होता है यहाँ पे, ठीक है, मछली पालन, उसको हम लोग बोलते हैं पीसीकल्चर। और यहाँ पे जो एक्वाकल्चर है, नाम से ही पता चल रहा है एक्वा मतलब पानी का यहाँ पे काम है। तो जितने भी जलीय जानवर या फिर जलीय पौधे हो गए या फिर शैवाल वगैरह हो गए, इनकी जो खेती होती है उनको हम लोग बोलते हैं एक्वाकल्चर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एपीकल्चर, जिसको हम लोग बी कीपिंग बोलते हैं, मधुमक्खी पालन बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज इज़ अ लिविंग टिश्यू। तो इनमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक एक जीव ऊतक है। तो जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्क्लेरेनकाइमा या फिर ट्रैकिड्स या फिर फ्लोएम फाइबर्स या फिर पेरेनकाइमा। तो कौन सा इनमें से लिविंग टिश्यू है। देखिए लिविंग टिश्यू क्या होता है, प्लांट की बात करें तो जो किसी प्लांट के ग्रोथ में क्या करे, सपोर्ट करे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग टिश्यू। तो यहाँ पे कौन सा लिविंग टिश्यूज़ है इन प्लांट टिश्यूज़ में से, तो जो पेरेनकाइमा है, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो आपका है वो क्या है, एक लिविंग टिश्यूज़ है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, पेरेनकाइमा, ये एक लिविंग टिश्यूज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज़ लीटर सच दैट 1 लीटर इज इक्वल टू, माप की सामान्य इकाई लीटर L है तो 1 लीटर बराबर है। तो 1 लीटर किसके बराबर होता है अगर हम बात करें वॉल्यूम में, ठीक है, घन मीटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1 लीटर होता है वो सिंपली हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होता है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे घन मीटर में अगर हम देखेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कि डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब, इसी को हम लोग बोलते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि जो 1 लीटर यहाँ पे है वो आपका 1 डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स इज टर्म्ड एज, खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, बायो रिमेडिएशन या फिर बायो फोर्टिफिकेशन, बायो मैग्नीफिकेशन या फिर फाइटो रिमेडिएशन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जो खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका है बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन जो क्या करता है, ये चाहे जैसा भी आपका फसल हो उसमें उच्च स्तर का विटामिन या फिर खनिज या फिर आपका प्रोटीन, वसा, इनको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो बायो फोर्टिफिकेशन यहाँ पे क्या है, जो खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि इन हाइड्रो प्लांट्स विच एनर्जी ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देख सकते हो कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको हर एक फिजिक्स या फिर अभी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो फिजिक्स का क्वेश्चन और बायो का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर तो बायो के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है इन हाइड्रो प्लांट्स विच एनर्जी ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। जल विद्युत संयंत्रों में जल की किस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे जो वाटर आपका जो डैम में स्टोर होता है, रुका होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। वहाँ जहाँ पे ये पानी रुका होता है, स्टोर होता है।
लेकिन अब यहाँ पे डैम से एक पेनस्टॉक के थ्रू इसको टरबाइन पे गिराया जाता है, ठीक है। तो जब पेनस्टॉक का यहाँ पे वाल्व खोला जाता है तो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। जब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो अब क्या होगा, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये क्या करता है, ये जो टरबाइन होता है इसको मूव कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब अब ये टरबाइन को घुमा रही है, जिसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये टरबाइन किससे कनेक्टेड होता है, आपका जनरेटर से कनेक्टेड होता है। अब ये जनरेटर मूव करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देता है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी से अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक, काइनेटिक से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इतने प्रोसेस लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि जल विद्युत संयंत्रों में जल की किस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है, तो लास्ट वाला तो मैकेनिकल है, उसके पहले काइनेटिक है। बट यहाँ पे जो आंसर दिया था DFCCIL ने कि पोटेंशियल एनर्जी का उपयोग हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में। तो ये जो स्टोर है यहाँ पे डैम के जो पास स्टोर है पानी डैम में, उसकी बात कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को ये लेकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है हाइड्रो पावर प्लांट में। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, थर्ड ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं इसको, वो आपका क्या है, करेक्ट है, राइट। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डेली लाइफ इज़ नॉट अ कार्बन कंपाउंड। दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित खाद्य उत्पादों में से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है। तो कौन सा इनमें से कार्बन कंपाउंड नहीं है, किसमें, तो मिनरल ऑयल, घी, टेबल शुगर या फिर सॉल्ट में, किसमें नहीं है। तो देखिए सॉल्ट का सीधे सीधे हमको पता चल जा रहा है कि NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें कार्बन का कंपाउंड नहीं है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टेबल शुगर आपको पता होगा, जैसा कि C12H22, ठीक है, O11, तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। घी भी होता है C17H33, COO का थ्राइस, C3H5, ठीक है। और ऐसे ही मिनरल ऑयल में भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो साल्ट है इसमें कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं होता है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ पेशेंट्स टिथ। मतलब किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए किया जाता है। देखिए जब जो पेशेंट के टिथ को देखा जाएगा मतलब डेंटिस्ट के द्वारा, तो उसका साइज़ जो होना वो लार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो किस टाइप का जो मिरर होता है वो लार्ज साइज देता है, तो जो कन्वर्जिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉनकेव लेंस की बात की जा रही है, ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है यहाँ पे। जो अवतल दर्पण होता है आपका, ठीक है, अवतल दर्पण, तो इस टाइप का अगर आप दर्पण यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको जो साइज़ दिखेगा वो आपको मतलब रियल तो दिखेगा, रियल होगा, ठीक है, रियल होगा, बट लार्ज साइज होगी इसकी, ठीक है, लार्ज साइज होगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे प्लेन मिरर होता है, तो हम देखते हैं प्लेन मिरर जो साधारण हमारा दर्पण होता है उसमें आपको जो दिखता है इमेज, वो हालांकि वो आभासी होता है, मतलब वर्चुअल होता है, ठीक है, वो वर्चुअल होता है, बट जो साइज़ होती है सेम साइज़ होती है जैसा कि जो आपकी साइज़ होती है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की यहाँ पे, तो एक फेमस क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि जैसे जो पूछता है कि जो कार होता है उसमें जो साइड मिरर होते हैं उसमें जो इमेज बनता है पीछे की गाड़ियों का, ठीक है, वो आपने देखा होगा कि छोटा बनता है। तो वो पूछता है कि कौन सा उसमें मिरर यूज हुआ होता है, तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ होता है, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, क्योंकि यहाँ साइड मिरर में आपको जो पीछे की गाड़ियाँ हैं वो छोटी दिखेंगी, और छोटा किस में दिखता है, कॉन्वेक्स में, और बड़ा किस में दिखता है, कन्वर्जिंग, मतलब जो कॉनकेव लेंस होता, कॉनकेव दर्पण होता है आपका, ठीक है, अवतल दर्पण, उसमें आपको दिखता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे आपको छोटा साइज़ दिखता है, ठीक है, मतलब स्मॉल साइज़ दिखता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो इमेज दिखता है वो वर्चुअल दिखता है, ठीक है, आभासी दिखता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये फेमस क्वेश्चन है कार वाला और एक ये डेंटिस्ट वाला, तो इसमें आपको भूलना नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 8वां जो क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फियर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो ये तो सबको पता होगा कि ये एक चीज़ तो पता है कि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन 78% आपको पता होगा। तो जो एग्जैक्ट होता है 78.08% के करीब पाया जाता है ये आपका जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे लगभग 20.95% के करीब पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 0.036% यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ये एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि गैस की,
तो ये आपका नहीं, बल्कि यहाँ पे एक आर्गन गैस पाई जाती है, ठीक है, आर्गन गैस पाई जाती है, और उसका जो अमाउंट होता है वो 0.036 यहाँ पे सॉरी 0.093 होता है, ठीक है, 0.93% इतना लगभग पाया जाता है आपका आर्गन, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार दैट मूव्ड 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में 80 किमी चलने वाली कार की औसत वेग कितना है। तो सबसे इजी क्वेश्चन तो इसमें यही आपको दिख रहा है, मतलब ये दे दिया है किलोमीटर पर आवर, मतलब यूनिट ही दे दिया है। आपको पता भी है वेलोसिटी का जो यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर कितना 80/2 आर, ठीक है, 2 आर, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया, ये 40 हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग पाउडर में मौजूद नहीं होता है। तो जो ऑप्शन है आपके सामने, सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग पाउडर में मौजूद नहीं होता है, कौन सा एलिमेंट इसमें से बेकिंग पाउडर में मौजूद नहीं होता है। तो बेकिंग पाउडर का पहले जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका NaHCO3, ठीक है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो सोडियम तो है, और नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बेकिंग पाउडर में, बाकी सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, चाहे वो बेकिंग पाउडर हो, चाहे वो जैसे धावन सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, फिटकरी होता है, काफ़ी सारे ऐसे हैं फार्मूले जो कि रेलवे बार बार पूछता है, ठीक है, कंफर्म होता है कि एक फार्मूला जरूर पूछता है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर का, द डिक्रीज इन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई विथ एज इज टर्म्ड एज। आयु के साथ आँख की समंजन क्षमता में कमी को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता जाता है तो जो हमारे आँखों की समंजन क्षमता होती है वो हमारी घटने लगती है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, जरा दूरदृष्टिता या फिर मायोपिया या फिर अबिंदुकता। तो किसके नाम से जानते हैं, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पे प्रेसबायोपिया नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। जो एज के साथ साथ जो हमारे आंखों की समंजन क्षमता में कमी आने लगती है उसको हम लोग प्रेसबायोपिया नाम से जानते हैं। बात करें अगर हाइपरमेट्रोपिया की तो इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। और जैसा कि नाम ठीक उल्टा काम होता है लोगों का, कि दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज़ें तो ठीक दिखाई देंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी, बट पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मायोपिया का मतलब होता है हिंदी में निकट दृष्टि दोष, और इसमें क्या होता है कि जो पास की चीज़ें होती हैं वो हमको ठीक से नहीं दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें ठीक से दिखाई देती हैं, ठीक है, जैसा नाम इसका उल्टा काम होता है। और इन दोनों में कौन से लेंस का यूज किया जाता है, इसके लिए मैंने बचपन में एक ट्रिक बनाया था, ट्रिक किया था, बस ऐसे ही याद करने के लिए बना लिया था। इसमें मैंने बनाया था दूना, ठीक है, DUNA, जिसमें मैंने हिंदी में बताया था कि दूर दृष्टि दोष अगर है तो हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे, और निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैंने ऐसे ही ट्रिक बनाया था, आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने से इसको याद कर लो। और उसके बाद जो आपका है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता जो है, इसका मतलब कि जिसमें आपको जो हॉरिजॉन्टल या फिर जो वर्टिकल लाइन होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या तो जो वर्टिकल लाइन होती हैं जो किसी एंगल पे होती हैं वो ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिग्माटिज्म, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे जो है इसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12th वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस एजेंट कॉजेज मलेरिया। निम्नलिखित में से किस संक्रामक कारक के कारण मलेरिया होता है। तो जितने भी आपके रोग हैं, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया से होते हों, प्रोटोजोआ से होते हों, वायरस से होते हों या फिर फंगी वगैरह से, तो इनको आपको एक बार चाहे जैसे भी ट्रिक बना करके या फिर जो भी जहाँ से मिले इनको ज़रूर याद करें, क्योंकि इससे आपका 1 या 2 नंबर पक्का हो ही जाता है। कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें साइंस पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको इनको ज़रूर याद करना, इनसे जितने भी बैक्टीरिया से जितने भी रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से और वायरस से, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मलेरिया का तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, किससे होता है ये, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर बायोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे जीवमंडल का एक जैविक घटक है, ठीक है। और जैविक घटक मतलब इसका क्या मतलब होता है, जिसमें अंदर जीव होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर अगर जीव होता है वो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जैसे फंगी हो गया, ये सब चीज़ें जितने भी एनिमल टाइप्स होते हैं, पौधा हो गया, ये सब हमारे क्या हैं,
जैविक घटक हैं, राइट, जो कि हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा हमारे जीवन मंडल का एक जैविक घटक है। तो ये जीव मंडल का एक जैविक घटक है, जितने हमारे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है माइक्रोब्स, वो हमारा क्या है, करेक्ट है। सूक्ष्म जीव ये हमारे क्या है, जैविक घटक है। बाकी सनलाइट, एयर या फिर सॉइल, मिट्टी, ठीक है, इनमें जीव नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, अजैविक घटक इनको बोल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 14 नंबर का, द एल्वियोली इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, मनुष्यों में जो एल्वियोली डैश प्रणाली का हिस्सा है, तो एल्वियोली किस प्रणाली का हिस्सा है, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन या फिर न्यूट्रिशन या फिर एक्सर्शन। तो किस प्रणाली का हिस्सा है, परिसंचरण, श्वसन, पोषण या फिर मल त्याग। तो जो एल्वियोली होता है वो आपके श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, रेस्पिरेशन सिस्टम का हिस्सा है। अगर हम बात करें एल्वियोली का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो एल्वियोली होता है, कई सारे ब्रांचेज होती हैं इसकी, ठीक है। फेफड़े पे पाया जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे आपको इसके ब्रांचेज दिखेंगी, और यही काज होता है, यही कारण होता है आपके जो श्वसन में, जो कि ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एल्वियोली किस प्रणाली का हिस्सा है, श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, रेस्पिरेशन प्रणाली का हिस्सा है। तो आप देख सकते हो कि बायो से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आते भी हैं, चाहे वो आरआरबी का ही पेपर क्यों ना हो, उसमें आप देखोगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको बायो से देखने को मिलते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के, कार्बन के, ऑक्सीजन के या फिर नाइट्रोजन के। तो किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है हाइड्रोजन, प्रोटियम, इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि द हाइड्रोजन एटम्स डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन इन इट्स टिनी न्यूक्लियस, इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एंड 1 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। द फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम। न्यूट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स इन एन एटम दैट हैज़ अ न्यूट्रल चार्ज, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट। आधुनिक आवर्त सारणी को किसी तत्व के निम्नलिखित में से किस गुण पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है किसी तत्व के निम्नलिखित में से किस गुण पर आधारित है। तो जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कुल अपरमाणु कण या फिर एटॉमिक साइज, परमाणु आकार या फिर एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कि एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक पे किस पे बेस्ड है हमारा जो पीरियाडिक टेबल है मॉडर्न वाला। तो पहले का जो था वो परमाणु द्रव्यमान पे था, लेकिन अब का जो नया पीरियाडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे है। तो बचपन के क्वेश्चन से आपको पता होगा, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। इसमें आप देखोगे कि 7 आपके पीरियड होते हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल में होते हैं, और 18 ग्रुप्स होते हैं जो कि वर्टिकल में होते हैं, जिनमें मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल सब होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 17 नंबर का क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड। अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन यौगीकरण, अमोनियाकरण या फिर विनाइट्रीकरण या फिर नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन या फिर डेंट्रीफिकेशन या फिर नाइट्रीफिकेशन। क्या बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स। तो इसको हम लोग नाइट्रीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रीकरण। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अम्लीय नहीं है। तो जो ऑप्शन है आपके सामने, ब्लड, टैप वाटर, विनेगर या फिर लेमन जूस। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो आपका क्षारीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो रक्त है, वो आपका क्या है, एसिडिक नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये बेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लगभग इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 पॉइंट समथिंग होता है, 3.35 से लेकर 7.45 तक होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेस होता है, इसका मतलब कि ब्लड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वाटर होता है एसिडिक होता है हल्का, और जो विनेगर होता है वो भी एसिडिक होता है, 2 से 3 होता है इसका जो pH वैल्यू होता है। ऐसे ही लेमन जूस जो होता है वो भी हमारा क्या है, एसिडिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ब्लड क्या हो गया यहाँ पे हमारा, करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स डार्विन गिव द आइडिया ऑफ। चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो ये भी हमारा बचपन का क्वेश्चन है। तो किसका सिद्धांत दिया था यहाँ पे, इवोल्यूशन का, विकासवाद का। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट है, राइट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 20th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन द रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड। जब एक गोली चलाई जाती है तब न्यूटन के नियमों में से कौन सा नियम एक बंदूक के पीछे हटने की व्याख्या करता है।
तो जैसे ही आप बंदूक चलाते हो, मतलब बंदूक कोई चलाता है, तो जैसे ही उसमें से बुलेट फायर होती है तो उसको पीछे की तरफ भी झटका देता है। तो आपको ये पता होगा, ये सब बचपन का पढ़ा हुआ है। ये आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम को व्याख्या करता है, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो ये कहता है कि अगर कोई चीज़ हमारी क्या है, कोई बॉडी अगर स्थिर है, ठीक है, तो वो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और कोई चीज़ अगर मोशन में है, जा रही है, तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको रोके ना। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। जैसे कि अगर आप बस में बैठे हो तो जब तक स्थिर है आप वैसे ही के वैसे पड़े हुए हो, जैसे ही बस चलती है तो आप पीछे की तरफ झटका खाते हो। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, बताता है। अगर हम बात करें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये क्या स्टेट करता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जो कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। अप्लाइड फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब F इज इक्वल्स टू एम ए जो आपने पढ़ा है बचपन में, ये हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसका करेक्ट आंसर हो गया कि जो बंदूक से हम लोग गोली चलाते हैं तो पीछे की तरफ हमें झटका देता है, राइट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर का, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, ओनली द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून टूवर्ड्स इटसेल्फ, या द अर्थ एंड मून बोथ अट्रैक्ट्स ईच अदर, या ओनली द मून अट्रैक्ट्स अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ, या देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। केवल पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर केवल चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे कट गया है कि कोई भी फोर्स यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होता है इन दोनों के बीच में। तो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा कि द अर्थ एंड मून बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यही हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम भी है कि कोई अगर दो बॉडी हैं, ठीक है, दो बॉडी, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच का जो मासेस होता है, ठीक है, m1 और m2 उनके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है कि द अर्थ एंड मून बोथ अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एन एनिमल सेल्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिका में अनुपस्थित है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर सेल वॉल। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोशिका भित्ति। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, बट सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इन सबसे क्वेश्चन कोई ना कोई बनता है, तो आपको ये एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। सेल वॉल यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, कोशिका भित्ति जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23वें नंबर का, द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV इन्वेट्स एंड डैमेज द। तो ह्यूमन जो इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है HIV हमला करता है और नुकसान पहुँचाता है किसको, इम्यून सिस्टम को, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, या फिर नर्वस सिस्टम को। या इसमें कह रहा है कि प्रतिरक्षा तंत्र को ये नुकसान पहुंचाता है, या फिर पाचन तंत्र को, कि श्वसन तंत्र को, या तंत्रिका तंत्र को। तो जो HIV होता है, जो इसका अटैक होता है, ये सीधा आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें HIV का, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज अ वायरस दैट अटैक्स सेल्स इन द बॉडी दैट हेल्प्स it battle infections, making a person more susceptible to other infections and disease. The human immunodeficiency virus HIV is thus a virus that affects the immune system of the body. HIV is a member of group of virus called retrovirus, right? तो यहाँ पे आपके जो आपका जो क्वेश्चन था कि ये जो अटैक करता है HIV किसको नुकसान पहुँचाता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या था, करेक्ट था। अगला क्वेश्चन यदि हम लोग देख लें 24वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ होता है, तो अमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है। तो ये आपके 24 क्वेश्चन हैं, ठीक है, साइंस के, जो कि 2018 में पूछे गए थे। अगर हम बात करें 2016 की, तो उसका भी यहाँ पर मैं इसके जस्ट बाद अपलोड कर दूँगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, साइंस के हो, या फिर वो जनरल अवेयरनेस के हो, या फिर रीजनिंग के हो, एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। और यहाँ पे इंडियन रेलवे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे जो होगा उसका भी यहाँ पे मैं आपको लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।